तो यश ट्रंप 2.0. Trump is back in America. Donald Trump once again returns. Donald Trump is president again. Donald J. Trump, the 45th. I, Donald John Trump, do solemnly swear. एक चैरिटी इवेंट में, एक डिनर में बराक ओबामा ने लिटरली जोक किया था डोनाल्ड ट्रंप पे. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. तो ट्रंप इज अ पॉलिटिकल अंडरडॉग. And also one of the most important things is the deep state. ट्रंप ने एक तरीके से ओपन वॉर डिक्लेयर किया था कि अगर मैं आ गया तो आई वुड डिस्ट्रॉय, आई वुड डिसमैंटल डीप स्टेट. Getting Elon Musk अपने एक लॉयलिस्ट की गैंग में रखना. This is what victory feels like. Who is following this now? Zuckerberg. जो बाइडेन के आखिरी कुछ दिन थे, अपने बेटे को पार्डन कर दिया उन्होंने. जॉर्ज सोरोस को एक अवार्ड भी दिया है उन्होंने. यूनुस से भी मिले वो. अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट रहे, तो आई थिंक जो बाइडेन को वन ऑफ द वर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर कहा जाएगा. अगर इलॉन मस्क ट्विटर को नहीं खरीदता तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूएस प्रेसिडेंट नहीं बनते. हमारा लिबरल इकोसिस्टम जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो दे वर एब्सोल्युटली मम जब वो ग्रूमिंग गैंग्स की बात हुई थी. ट्रंप आएंगे, ही वुड बी एंटी चाइना, प्रो इंडिया. मतलब लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप इज प्रो अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट. कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक सो, इट्स हिज फेवरेट. वी हैव सीन ट्रंप लाइक प्रेजिंग हिम. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Like, you know, he is totally Total killer. and, you know, tough. tough. Trump personally, he is quite impressed with PM Modi. Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people was going crazy. उनके काम करने के तरीके से, you know, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, यूएस के इंटरेस्ट्स में ये चीज़ है कि इंडिया एक रीजनल एशियन, साउथ एशियन सुपर पावर बने एक तरीके से, ताकि यू नो इट कुड राइवल चाइना. ये कंटेंट में भले ही टॉपिक विदेशी है, लेकिन कंटेंट ये पूरा इंडियन ऑडियंसेस के लिए हमारा कंटेंट. Hello and welcome to the pamphlet. I am Shreya. आई एम यश. Welcome to another episode of the pamphlet discussion. So basically हमारे डिस्कशन का मोटो होता है हमारे व्यूअर्स तक ऐसी कॉन्वर्सेशंस लेकर आना जो उन टॉपिक्स पे जो काफ़ी ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे. फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जॉर्ज सोरोस पे डिस्कशन करा, दिल्ली इलेक्शंस को लेकर डिस्कशन करा, और आज हम डिस्कस करेंगे यूएस इलेक्शंस. एंड नॉट बेसिकली यूएस इलेक्शंस, आज हम बात करेंगे ट्रंप की अमेरिका में वापसी. तो यश, ट्रंप 2.0. वेल, ट्रंप इज बैक इन अमेरिका एंड रीज़न ये है कि हम डेली इलेक्शंस के बाद, अब देश में भी डेली इलेक्शंस काफ़ी गर्मा गर्म माहौल बना है, लेकिन हम फिर भी हम यूएस पॉलिटिक्स पे एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं. क्योंकि आई बिलीव कि जो अभी जो ट्रंप 2.0 स्टार्ट हुआ है अमेरिका में, इट इज़ अ सिंगुलर इवेंट विच हैज़ इम्पैक्टेड द ग्लोबल पॉलिटिक्स लाइक नन अदर इन आई गेस रीसेंट डेकेड्स. क्यों? क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने एक तरीके से अपने इलेक्शन कैंपेन में भी घोषणा कर दी थी कि अगर वो वापस से प्रेसिडेंट बन गए तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से सब कुछ चेंज कर देंगे, कि अमेरिका में जैसा होता है बाकी देशों के साथ अमेरिका के कैसे संबंध हैं. एंड क्योंकि यूएस इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ अ सुपर पावर, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर अब देखेंगे कि ट्रंप जो करेंगे वो दुनिया को काफ़ी प्रभावित करेगा. दुनिया के साथ साथ और देश, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया भी. तो आज हमारा डिस्कशन का यही टॉपिक है कि जो यूएस पॉलिटिक्स में हो रहा है, जो अब ट्रंप करने जा रहे हैं, वो इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा. एंड ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स हमारे पॉलिटिकल उसमें, स्पेसिफिकली बिकॉज ट्रंप coming to the power for the second time and इतने ह्यूज मार्जिन के साथ, आई डोंट थिंक सो किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा. स्पेशली जो उनका एग्जिट रहा है, राइट, 2020 में जो उनका एग्जिट रहा है, उसके बाद से आई डोंट थिंक सो नन ऑफ द डेमोक्रेट्स एक्सपेक्टेड दिस कि ट्रंप का ऐसे उनकी एंट्री होगी विद अ ह्यूज मार्जिन ही इज एंटर्ड. एंड वेल, इफ यू रिमेंबर 2020 जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे जो बाइडेन के खिलाफ, तो उस समय ट्रंप ने क्लेम भी किया था कि ये इलेक्शन एक्चुअली छीने गए हैं उनसे. अब मैं आज कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ट्रंप ने क्लेम किया था. एंड जैसा भी आपने कहा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी मेजॉरिटी से डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे. जब पहले ये सबसे पहली बार जब ये प्रेसिडेंट बने, तो उससे पहले भी लोग काफ़ी इनका मजाक उड़ा रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर देयर इज़ अ वीडियो, अगर आप लोग सर्च करेंगे कि एक चैरिटी इवेंट में, एक डिनर में बराक ओबामा ने लिटरली जोक किया था डोनाल्ड ट्रंप पे. उसके बाद हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने. इस बार भी लोगों को लग रहा था
कि जो बाइडन तो चलो हट गए पीछे, कमला हैरिस आके फर्स्ट फीमेल यूएस प्रेसिडेंट होंगी, लेकिन हुआ क्या, ट्रम्प वापस आ गए। तो ट्रम्प इज अ पॉलिटिकल अंडरडॉग। एंड ऑल्सो आई फील जो ट्रम्प की पॉलिसीज रही हैं इलेक्शन कैंपेन्स के भी टाइम पे, ही वॉज वेरी वोकल इन गिविंग दिस आउट कि अमेरिका फर्स्ट। ही टॉक्ड अबाउट एनर्जी, ही टॉक्ड अबाउट इमिग्रेशन। मतलब आई थिंक सो उनकी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं, तो आई थिंक सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई लोगों का इतना शिफ्ट रहा है टुवर्ड्स ट्रम्प इन दिस इलेक्शन फॉर द सेकेंड टर्म। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉज द डीप स्टेट। मच टॉक्ड अबाउट टर्म ऑफ डीप स्टेट जो इंडिया में भी चला था, उसको लेके जब एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज सेइंग दैट ही वुड डिसमैंटल इट आफ्टर कमिंग टू पावर, तो आई थिंक सो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। डीप स्टेट जैसे ही श्रेया और मेरे में से कोई भी डीप स्टेट वर्ड सुनता है, हमारे चेहरे ऐसे खिल जाते हैं, क्योंकि डीप स्टेट पर हमने आई डोंट थिंक सो आज पिछले 1 या 2 साल में किसी और कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे डीप स्टेट के बारे में, इंडियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म में किसी इतना किया होगा जितना हमने पैम्फलेट में किया है। एंड डीप स्टेट अगर आपको देखना है, आपको समझना है अगर कैजुअल वे में, तो आप हमारा ही पैम्फलेट डिस्कशन का फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। सेकंड वाज अबाउट दिल्ली इलेक्शंस, फर्स्ट वाज अबाउट जॉर्ज सोरोस। तो आप देख सकते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ट्रम्प ने एक तरीके से ओपन वॉर डिक्लेयर किया था कि अगर मैं आ गया तो आई वुड डिस्ट्रॉय, आई वुड डिसमैंटल डीप स्टेट। एंड आई थिंक सो उसने करा भी है, नॉट एग्जैक्टली इन अ वे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जब आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ बोली है काफ़ी फेडरल एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करके अपने लॉयलिस्ट को रखने की। सो आई थिंक सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, गेटिंग इलॉन मस्क अपने एक लॉयलिस्ट की गैंग में रखना। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मूव्स डीप स्टेट के उस क्या बोलते हैं उस कीड़े को हटाने के लिए। दैट वाज वन ऑफ द स्टेप्स व्हिच ट्रम्प हैज़ ऑलरेडी टेकन। वेल देखिए, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस देखने में कि अब जो आने वाले जो 4-5 साल होंगे उसमें ट्रम्प डीप स्टेट के खिलाफ क्या करते हैं। क्योंकि अभी जैसे अभी देख रहे हैं जो बाइडन के आखिरी कुछ दिन थे, तो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं उन्होंने कि मैं ये भी किया, अपने बेटे को पार्डन कर दिया उन्होंने, एंड जॉर्ज सोरोस को एक अवार्ड भी दिया है उन्होंने। एक तरीके से काफ़ी भयभीत दिख रहे हैं, यूनुस से भी मिले वो उसी टाइम पे। तो एक तरीके से जो बाइडन बहुत कुछ करने की उन्होंने कोशिश किया। अभी देखते हैं कि ट्रम्प अब यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ट्रम्प इस पे क्या करेंगे। एंड इन फैक्ट आई थिंक सो जो बाइडन ही ट्राइड वेरी हार्ड कि इससे पहले मैं अपना ऑफिस छोड़ूं, आई क्रिएट इन एटमॉस्फेयर फॉर ट्रम्प कि उनको काफ़ी दिक्कत हो आगे चल के। चाहे वो इवन वी नो अबाउट चाइना को लेकर भी काफ़ी उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ रखी कि जिससे ट्रम्प को आगे प्रॉब्लम हो सकती है अपना स्टांस मेंटेन करने के लिए, कि ट्रम्प उस टाइम पे क्या करेंगे एशियन पॉलिसीज़ को लेके। उसके बाद वी नो जो बाइडन ने काफ़ी चीज़ों को लेकर उन्होंने मेरे ख्याल से एक एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट कर दिया था ट्रम्प के अगेंस्ट, कि चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे इवन वो टिकटॉक की बात हो, चाहे वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो भी कंपनीज को लेके बात हो, तो ही हैज़ क्रिएटेड दैट एटमॉस्फेयर। एंड वी नो वी टॉक्ड अबाउट डीप स्टेट एज वेल, जहाँ पे उन्होंने सोरोस को अवार्ड दिया, यूनुस से मिलना। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे थे कि व्हेन ट्रम्प कम्स टू पावर, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग मेजर इशूज लाइक इमिग्रेशन और इन सबको देखने के बजाय उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बाइडन को यहाँ पे देखिए, उनके जो 4 साल हैं, अगर अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट रहे, तो आई थिंक जो बाइडन को वन ऑफ द वर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर कहा जाएगा। वहाँ के जो रिपब्लिकन्स हैं तो वैसे ही उनसे नफरत करते हैं। मतलब आप खुद देखिए ना कि इवन जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, बीच में ही उन्हें, क्योंकि जो बाइडन की एक स्पीच इतनी ख़राब थी वर्सेस ट्रम्प, एक डिबेट इतनी ख़राब थी कि उन्होंने बीच में ही जो बाइडन से कहा कि आप रहने दीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसको चुना? कमला हैरिस को। तो अब वो अलग बात है कि उनके इलेक्शंस में क्या हुआ। अभी जो बाइडन का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर तो एकदम खत्म है। एंड इन फैक्ट इवन व्हाट आई सॉ वाज दैट इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे भी काफ़ी एक बड़ा गैंग एक्टिवेट हो गया था, जिन्होंने ट्रम्प के अगेंस्ट ऐसे ऐसे मिसलीडिंग नैरेटिव्स चलाए। जैसे आई रिमेंबर कोरोना को लेकर उन्होंने बोला कि ट्रम्प सेड दैट इट वाज द होएक्स करके, ऐसे करके। तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे हुई वेयर इवन बिग टेक कंपनीज हैं, ट्विटर पर भी काफ़ी एक कहते हैं ना एक इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया था अगेंस्ट ट्रम्प। But we saw it change after Elon Musk took over the Twitter. Well, I think that's a biggest shift. अगर मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर इलॉन मस्क ट्विटर को नहीं खरीदता तो डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा यूएस प्रेसिडेंट नहीं बनते। ऐसा क्यों? बिकॉज आज की डेट में ट्विटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी
एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन के लिए, क्योंकि आप हमको खुद देखिए, हम ट्विटर में कितना एक्टिव रहते हैं। पहले हम अपने ओपिनियंस वॉइस आउट नहीं कर पाते थे। अगर हम कुछ किसी भी नेता की अगर हमको कोई दूसरा ओपिनियन उसके खिलाफ पेश करो तो कई बार ऐसा होता था कि ट्विटर हमारी आईडी सस्पेंड कर देता था, हमारी रीच घटा देता था। लेकिन इलॉन मस्क के मतलब जब से उन्होंने एक्स बनाया है तब से सब पूरा हटा है। इसका ऑफकोर्स सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वह है डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उन लोगों पे काफी टेक डाउन करा गया है जिन लोगों ने ऐसे मिसलीडिंग नैरेटिव चलाए हैं, बहुत कम्युनिटी नोट्स लगा दिए। एंड हु इज फॉलोइंग दिस नाउ? ज़करबर्ग। He followed it now. फैक्ट चेकर्स पे एक धावा बोल सकती हूँ मैं कि एक धावा बोला गया है अब ये आप देखिए ना कि कितना बड़ा इससे चेंज हुआ है। पहले जो लोग जो बाइडेन के टाइम पे एंड इवन प्रीवियस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इतना क्रिटिकल होते थे, अब वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल जैसे आपने कहा कि मेटा में मार्क ज़करबर्ग है कि पहले मतलब मुझे याद है कि फेसबुक में आप कुछ भी डाल देते हैं बहुत नॉनसेंस, ये फैक्ट चेक उनके जो एजेंसीज थी कुछ भी किसी भी चीज़ का फैक्ट चेक, मुझे याद है कि एक सटायरिशियल प्लेटफॉर्म है, उसके सटायरिशियल आर्टिकल्स पे भी फैक्ट चेक आ गया था मेटा में। तो अब इससे कि अब ज़करबर्ग पे भी थोड़ा असर पड़ा है क्योंकि उसको लगा है कि जो डायनामिक इज शिफ्टिंग एंड ऑल्सो आई फील यूएस और इंडिया में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं यश। जैसे अभी हमने बात करी कि कैसे इलेक्शंस के टाइम पे फैक्ट चेकिंग का एक इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया था ट्विटर पे अगेंस्ट ट्रम्प, एंड सिमिलरली यू नो वी हैव सीन इंडियन इलेक्शन में एवरी ईयर आफ्टर ईयर कोई भी इलेक्शन हो, छोटा बड़े से बड़ा, हमारी सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स एक ऐसा इकोसिस्टम बना लेते हैं अपना कि जो भी द पर्सन whom they don't like, for instance we have seen this anti Modi और Modi hating gang, उनके अगेंस्ट ऐसी डिस्टॉर्टेड वीडियोस निकालना, डॉक्टर्ड वीडियोस जो भी हैं उनके, हर चीज़ को एक ऐसे वे में पोर्ट्रे करना। सिमिलरली जो यूएस इलेक्शंस में हमने देखा है कि ट्रम्प के अगेंस्ट भी करा गया है। सो आई थिंक सो दिस एफर्ट बाय इलॉन मस्क नाउ फॉलोड बाय ज़करबर्ग, इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि अगर हम ये फैक्ट चेकर्स को अब इनको डाउन करेंगे सो वी कैन सी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर अकाउंटेबिलिटी इन आवर इलेक्शंस। अब फैक्ट चेकिंग के अगर मैं बताऊं आजकल इट्स जस्ट अ प्योर बिजनेस। फैक्ट चेक आप देखिए ना, ट्रम्प का केस यूएस में एंड बीजेपी या मोदी का केस इंडिया में, बहुत सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग होती है कि मतलब आप एक साइड से जो फेक न्यूज़ आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका तो फैक्ट चेक कर रहे हो, लेकिन अगर दूसरे साइड के खिलाफ कोई फैक्ट चेक आ रही है आप उसको देख भी नहीं रहे हो, तो इट्स अ प्योरली प्रोपेगेंडा बिजनेस। प्रोपेगेंडा बिजनेस तो यश तब भी हुआ था, यू रिमेंबर जब ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। That's something very different, I believe, because it's a thing which is anti-democracy. Right. मतलब क्योंकि ये कंटेंट में भले ही टॉपिक विदेशी है लेकिन कंटेंट ये पूरा इंडियन ऑडियंसेस के लिए हमारा कंटेंट। तो अगर मैं इसको एक सिंपलिस्टिक टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ कि ये कितनी ग्रेव इंसिडेंट था ये, आप मान लीजिए कि अभी 2024 में इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में, है ना, एंड मान लीजिए कि राहुल गांधी कहीं यूपी में आया, गुजरात में, ही इज डूइंग अ रैली एंड पूछ रहे हैं रैली में तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है। कोई मान लो कोई वर्कर आ जाता है आरएसएस का, बीजेपी का, एंड ही ट्राइज टू शूट हिम एंड फेटल नहीं बट लग जाती है उन्हें। फॉर इंस्टेंस, जस्ट इमेजिन द आउटरीच। मतलब वेस्टर्न मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे जो लोकल के जो ओपोजिशन है, लोकल मीडिया है, सबके सब कहते हैं कि भाई भारत तो बर्बाद हो गया मोदी जी के राज में, कुप्रशासन, वो एक डेमोक्रेसी की पूरी तरीके से हत्या हो गई। यूएस वाले तो कहते, वो उनकी फिर 3-4 रिपोर्ट्स आती कि इंडिया में वो हो गया है क्या कहते हैं, वो एक टर्म होता है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। तो आप देखिए ना कि यूएस में लिटरली एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है एक पार्टी से, उसको शूट किया गया ट्रम्प के यहाँ कान में लगी गोली। एंड मतलब ये मान लीजिए थोड़ा सा अगर वो गोली इधर होती ट्रम्प के फेस पे लगती, उसके ब्रेन पे भी लग सकती थी। And a liberal ecosystem tried to downplay it in such a way. I remember seeing this article. उसकी headline थी यश that bullet grazes Trump's ear in sniper attack at election rally. Very smartly they tried to downplay it in a way. उनको लगा कि यार एज इन बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो जो एक लिबरल इकोसिस्टम है, जो एक ये हेटिंग इकोसिस्टम है, जो ये जैसे ट्विटर पर है, वैसे ये जितना ये एक्टिवेट हो जाता है ये, तो उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को डाउन प्ले करा। एंड लेट मी टेल यू दैट वेदर दिस लिबरल इकोसिस्टम, चाहे वो यूएस में हो, एंड सिंस हम एक पैरेलल इंडिया के साथ जोड़ें, चाहे वो इंडिया में हो, they always try to rationalize terrorism, they try to rationalize
rape, they try to rationalize anything that is against their propaganda. India में भी we have seen the similar thing कि कैसे हमारा लिबरल इकोसिस्टम जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राना हो, चाहे अरफा हो, दे वर एब्सोल्युटली मम जब वो ग्रूमिंग गैंग्स की बात हुई थी. They did not utter a word then उस टाइम पे. So basically I think so US में इस चीज़ को since we have seen कि कैसे हाईलाइट हुआ है ये बात, तो उस चीज़ को डाउन प्ले करना मतलब इतना बड़ा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, उस चीज़ को लिबरल इकोसिस्टम का डाउन प्ले करना, आई थिंक सो ये एक कहते हैं ना खतरे की घंटी है बोथ यूएस में और बोथ इंडिया में. आप देखिए ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया एक्चुअली, ये कैसे डाउन प्ले करते हैं, कैसे वाइट वॉश करते हैं. हाँ. कि मतलब और आयरॉनिक बात ये है, दीज आर द पीपल हु मॉक अदर साइड कि तुम तुम नाजी हो, तुम फाशिस्ट हो, तुम डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से डेमोक्रेसी को खतरा है, तुम्हारी वजह से संविधान को खतरा है. एंड आप देखिए कि लोगों को लगता है कि वो उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ट्रम्प के ऊपर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. गोली नहीं लगी थी लेकिन देयर वाज समवन विद अ राइफल. तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स जो खुद को कहता है कि उनकी लिटरली यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी ये है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे अब्रॉड. वी आर एक्सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी. दो चीजें बात करी थी, रिमेंबर ट्रम्प ने कि आई वुड एंड इमिग्रेशन वाला सिस्टम एंड आई वुड एलिमिनेट वोकिज्म एंड दिस टू मच ऑफ लिबरलिज्म. तो ये दो चीज़ों पे बात करी थी ट्रम्प ने. एंड आई थिंक सो आफ्टर ही हैज़ कम बैक टू पावर, उसके बाद आई थिंक सो वी विल सी अ वे, जैसे हमने देखा डीप स्टेट को हैम्पर करना, उसके बाद वोकिज्म को एलिमिनेट करना, चाहे वो इमिग्रेशन को लेके बात करनी हो. आई थिंक सो वी आर गोइंग टू सी सम पॉजिटिव मूव्स इन दैट डायरेक्शन. लेट्स सी. ट्रम्प ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया है एंड जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी यश काफ़ी बातें चल रही हैं. that's the biggest impact, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये सिंगुलर इंसिडेंट. एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरा उनके कैंपेन में उन्होंने कहा कि जो बाइडेन हैज फेल्ड अमेरिका, कि जो बाइडेन के राज में मतलब अफगानिस्तान में वो कितने बुरे तरीके से गए, वापस तालिबान ने टेक ओवर किया, फिर यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ. ट्रम्प ने उसमें कहा कि अगर मैं होता तो ऐसी नौबती नहीं आती. फिर जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में जो अभी इजराइल एंड हमास जो पूरा वॉर चल रहा है, उस पे भी ट्रम्प ने कहा कि व्हेन आई कम दैट दीज इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड इन अ मंथ. अभी इस पे हम देख भी रहे हैं, शायद अभी कुछ सीज फायरिंग प्लान भी डिस्कस हुआ है. हाँ, आई थिंक सो ही इज टॉक्ड अबाउट कि मैं सेम प्लेस पे लाके यूक्रेन एंड रशिया को मैं रखूंगा ताकि दे डिस्कस इट ऑल. यस, ट्रम्प हैज सेड दिस. तो अगर इफ ट्रम्प इज एबल टू डू दिस, एक तरीके से, क्योंकि एक अभी पीरियड चल रहा है, थोड़ा लोग डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग अमेरिकन सुप्रीमेसी. अगर इफ ट्रम्प इज एबल टू डू दिस, इट वुड बी ग्रेट. आफ्टर ऑल उनका जो चुनावी वो है नारा है, वो भी एक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. उनका तो मोटो ही यही है, वो करना यही चाहते हैं कि उनको ना अमेरिका की पावर वापस से एस्टैब्लिश करनी. अब वो अलग बात है कि वो कर पाएंगे या नहीं, और करेंगे भी तो कैसे करेंगे. एंड आई थिंक सो इसमें चाइना का भी एक बहुत है, जैसे हमने जियोपॉलिटिक्स को लेके बात करी कि ट्रम्प जब वापस आएगा तो उसकी क्या एक स्टांस रहेगा जियोपॉलिटिक्स को लेके. वैसे ही सपोज इवन चाइना में वी कैन नॉट से, मैं यहाँ पे कुछ प्रो चाइना या एंटी चाइना नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, बिकॉज फॉर ट्रम्प इट इज़ ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट. बिकॉज चाइना की जहाँ बात आती है, टिकटॉक बैन को लेकर उन्होंने बात करी है कि उस चीज़ पे वो लोग डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है. बट अगर ट्रेड की बात करूँ तो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदा है, बिकॉज what I know is that India is like one of the largest exporter. US is India's largest exporting destinations. तो उस चीज़ को भी लेके आई सपोज जैसे चाइना में ऐसे काफ़ी इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं यूएस ने, तो आई थिंक सो वो एक थोड़ा सा एज देगा इंडिया को कि यूएस की कंपनीज वुड प्रेफर स्टैब्लिशिंग देयर बेस इन इंडिया इंस्टेड ऑफ चाइना. सो आई सपोज श्रेया, यहाँ पे आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, लोग समझते नहीं है. हाँ. क्योंकि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब ट्रम्प आएंगे ही वुड बी एंटी चाइना, प्रो इंडिया. मतलब लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प इज प्रो अमेरिका फर्स्ट. कि ट्रम्प कोई भी पॉलिसी वो करेंगे, वो उसमें देखेंगे इसमें अमेरिका का कितना फायदा है. मतलब ऑफ कोर्स इंडिया इज एन एलाई, एंड ऑफ कोर्स चाइना के खिलाफ उनका थोड़ा पहले भी रवैया काफ़ी खतरनाक रहा है. कोविड के टाइम आई रिमेंबर वो ऐसे हर जगह वो ऐसे चाइनीज़ वायरस ही कहते थे.
एंड अभी भी मतलब टैरिफ भी रीइंपोज करा है उन्होंने बहुत कुछ एक तरीके से मुझे याद है एक टर्म जनरेट हुआ था टैरिफ वॉर, Tariff war, यूएस yes, चाइना tariff टैरिफ war, वॉर। एक टाइम पे कोल्ड वॉर चला था, अभी आया है टैरिफ वॉर। एक तरीके से ना कोशिश की थी क्योंकि चाइना की इकोनॉमी काफी बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमी को थोड़ा डैमेज करने के लिए कह सकते हैं। एंड बाकी अब ये देखना पड़ेगा कि हाउ ट्रम्प वुड परस्यू हिज रिलेशंस विद चाइना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प ने सीधे तौर पे कहा है, उन्होंने शी जिनपिंग की काफ़ी तारीफ की है, व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की है। तो अब देखते हैं। And Prime Minister Modi, I think so, it's his favorite. We have seen Trump like praising him, like he is totally killer and tough and all. मतलब काफ़ी चीज़ों को लेके ट्रम्प एंड मतलब बेसिकली आई वुड से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस को बहुत एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब ठीक है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स एंड ये तो बात करते ही हैं हम लोग, बट वी हैव सीन एक पर्सनल बॉन्ड बिटवीन द टू इवन व्हेन दे मेट। हाउडी मोदी का ही टाइम क्यों ना, उस टाइम पे आई रिमेंबर कि कितनी इट वाज सच अ वार्म वेलकम दैट पीएम मोदी रिसीव्ड एंड इवन आफ्टर दैट एक पॉडकास्ट में आई रिमेंबर ट्रम्प यूजिंग दिस वर्ड दैट हाउ पीएम मोदी इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। एंड उसी पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि he shifts attitude very quickly, like कि एक सेकंड में ऐसे थे, he's very tough and एकदम killer attitude. Yes. It seemed as if Trump personally he is quite impressed with PM Modi, उनके काम करने के तरीके से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से। लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा कि आई बिलीव कि ट्रम्प 2.0 में दे विल परस्यू एन अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। ऑफ कोर्स इंडिया के साथ हमारा यूएस एंड इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रम्प 1.0 में वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद देम, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ट्रम्प he would pursue a business relationship. Because I remember Yash, अभी reports are there जिसमें ट्रम्प ने ये चीज़ बोली है that in 100 days of his tenureship, Trump would visit both India and China. So that is a good thing. I mean, I suppose April month में I think so ये decide हुआ he'll be meeting Prime Minister Modi and also Quad भी अभी आने वाला है. So US is hosting that. So we do expect a lot of, I would say, lot of bilateral agreements and lot of talks, whether it is defense, whether it is energy, whether it's the immigration laws. We are expecting a lot of good and positive outcomes India और US को लेके. Well, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ because चाइना US चाइना को कंसिडर तो करता ही है, threat to its supremacy. तो उसके लिए चाहे इंडिया के साथ चाहे कुछ भी हो, खटपट हो, टैरिफ वॉर हो, क्या पता, लेकिन यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया फॉर एनीथिंग बिकॉज इट वांट्स कि यूएस के इंटरेस्ट में ये चीज़ है कि इंडिया एक रीजनल एशियन साउथ एशियन सुपर पावर बने एक तरीके से, ताकि इट कुड राइवल चाइना एंड दैट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। तो अब ये देखना पड़ेगा कि यूएस कैसे पॉलिसी अपनी परस्यू करता है साउथ एशिया में कि चाइना और इंडिया को कैसे ट्रीट करता है इस चीज़ में। इसके लिए उसका ये मैटर रहेगा कि क्योंकि पिछले बार मुझे याद है कि ट्रम्प ने एक इंस्टेंस में, इट वाज हार्ले डेविडसन जो बाइक्स होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, उस पर उसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। ही टॉक्ड अबाउट, ही हैड अ फोन कॉल विद पीएम मोदी एंड उन्होंने कंप्लेन किया था कि आप 100% टैरिफ्स लगाते हो हमारी बाइक्स पे। उसके बाद शायद वो 100% से लेके 50% हो गया था। सो यश, आई सपोज जैसे हमने अभी डिस्कस करा ट्रम्प का जो आउटलुक है इंडिया को लेके और ऑल इन ऑल जियोपॉलिटिक्स लेके, आई थिंक सो एक मिक्स्ड आउटलुक होगा। सो आई थिंक सो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो एक्सपेक्ट करेंगे, बट वी माइट एक्सपेक्ट अ लिटिल चैलेंजेस एज वेल कंसिडरिंग इमिग्रेशन लॉस को लेके, H1B वीजास को लेके हम थोड़ी सी उसमें वी माइट एक्सपेक्ट अ लिटिल इफ एंड बट्स ओवर देयर, बट ऑल इन ऑल आई सपोज Trump coming back to power, it is a good hope, a good thing for the Indian politics. And with that we'll be ending our pamphlet discussion. Baki comment section में please do tell us if there is any other topic that you would want us to cover. And please ये भी बताना कि आज का जो discussion था, आप अपनी kindly feedbacks भी हमें दीजिए if you like it or not. Thank you.